हेलो, लास्ट क्लास में हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देख लिए थे ना। सवाल वगैरह का डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। हेलिकल पाथ तक डन हो गया था नहीं? हम लोग अभी तक ये नहीं देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट हो, दोनों प्रेजेंट हो, तो मोशन पार्टिकल का कैसा होगा, है ना। तो अगर हम लोग इन जनरल देखें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, आपको दिख रहा है ना? सही है। बैकग्राउंड चेंज कौन किया है? हाँ, पीछे बोलो, शांत रहे। धीरे से, मतलब पोलाइटली। हाँ, सुनिएगा मेरी बात। अगर हम मोशन ऑफ चार्ज देख रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले तो देखना पड़ेगा ना कि नेट फोर्स। एक बात बताओ कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बी है मैग्नेटिक फील्ड, और कोई चार्ज जो है क्यू है और उसका वेलोसिटी है v, तो टोटल फोर्स क्या होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का? तो एक तो होगा F इलेक्ट्रिक और एक होगा F इलेक्ट्रिक। क्या होगा? Q V क्रॉस B, है ना। ये तो मैग्नेटिक फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा Q इंटू E। या मान लो अगर हम Q कॉमन ले लें तो E वाला पहले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फोर्स लिखे हैं ना, Q E प्लस Q V क्रॉस B। दिस इज टोटल फोर्स, दिस इज टोटल फोर्स। अब ये जो टोटल फोर्स है, इस टोटल फोर्स को हम लोग बोलते हैं नेट लॉरेंट्ज फोर्स। सुनिएगा मेरी बात, आप एक चीज पढ़े थे ना, जब हम आपको बताए थे कि नेट मैग्नेटिक फोर्स, तो उस समय हम आपको बोलते हैं क्यू भी क्रॉस बी में भी जो है सो फ्रेम डिपेंडेंट है ना। अगर अलग फ्रेम से देखेंगे तो वेलोसिटी बदल जाएगा। हो सकता है कि मतलब पार्टिकल हमको रुका हुआ भी किसी दूसरे फ्रेम से दिखे। तो जो फोर्स किसी एक फ्रेम से हमको मैग्नेटिक दिख रहा है, किसी दूसरे फ्रेम से इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक भी दिख सकता है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स अकेला अगर बात करें तो वो फ्रेम डिपेंडेंट, लेकिन ये जो टोटल फोर्स है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। माने क्या है कि कभी हो सकता है ये वाला अपना रूप बदल के इसमें आ जाए, ये वाला अपना रूप बदल के इसमें आ जाए, लेकिन ओवरऑल नेट फोर्स जो होगा वो बदलेगा नहीं। इसको बहुत अच्छे तरीके से एस सी वर्मा सर बताए हैं अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, माने जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में पहला ही पैराग्राफ होगा उनका। जो मैग्नेटिज्म दो पार्ट में है, एक है मोशन ऑफ चार्ज और एक है मैग्नेटिक फील्ड। तो उनका जो मोशन ऑफ चार्ज वाला चैप्टर है उसके पहले पैराग्राफ में बहुत अच्छे तरीके से बताएं। मैं चाहता हूं उसको आपको बताएं। पहले ये चीज आप लिख चुके हैं क्या? इसको जल्दी लिखिएगा यार, देखने में उतना अच्छा कहाँ लग रहा है ये, कि लग रहा है? हेलो, बेटा हटा देना इसको सर। हम जिस टॉपिक का बात कर रहे थे, ये एस सी वर्मा सर जो एक्सप्लेन किए हुए हैं वो ये किए हुए हैं कि मान लिया जाए कि एक करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करंट है इसमें, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, ओके। अब ये कोई चार्ज है Q, अब ये कोई चार्ज है Q और V वेलोसिटी से इसको इधर प्रोजेक्ट किए, ठीक है। बताना तो जरा किधर फोर्स लगेगा, ये किधर डिफ्लेक्ट करेगा? हाँ, सारे लोग बताइए जरा। फोर्स लेफ्ट की तरफ, ऐसा क्यों? आपने कहा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा तो क्यू भी क्रॉस भी लेफ्टवर्ड होगा, है ना। तो तुम ये कहोगे कि सर ये डिफ्लेक्ट लेफ्ट की तरफ कर जाएगा, है ना।
सुनना मेरी बात, यहाँ पे तुम कौन है पहले वो चर्चा कर लेते हैं। एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे है, एक ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे है, और एक ऑब्जर्वर है जो कि लिफ्ट में है। वो एकदम उसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है जिससे चार्ज को हम फेंके थे। ठीक है, ये है ऑब्जर्वर नंबर 1 और ये है ऑब्जर्वर नंबर 2। ठीक है, क्या इस बात से तुम एग्री करते हो कि दोनों को एक्सेलरेशन सेम दिखेगा? दोनों को एक्सेलरेशन सेम नहीं दिखेगा, एक्सेलरेशन सेम दिखेगा। वाई? बिकॉज बोथ आर अनएक्सेलरेटेड। दोनों का एक्सेलरेशन कैसा है? 0 है। बोथ आर इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों के लिए, दोनों के मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या अर्थ के रिस्पेक्ट में दोनों 0 एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो दोनों को एक्सेलरेशन सेम ही दिखेगा। अगर इसको दिखेगा ये लेफ्ट जाते हुए, तो इस ऑब्जर्वर को भी लेफ्ट जाते हुए ही दिखेगा। क्या ये बात से एग्री करते हो? है ना? ठीक है क्या? अब यार ऑब्जर्वर नंबर 1 को ये लेफ्ट जाते हुए क्यों दिख रहा है? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप बहुत बेसिक जवाब देंगे कि ऑब्जर्वर नंबर 1 को लग रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है। क्यू वी क्रॉस बी जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, नहीं क्यू बी क्रॉस बी इस डायरेक्शन में लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इसको डिफ्लेक्ट करा देगा। अरे हाँ ना? अब जरा हमको ये बात बताओ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दूसरा ऑब्जर्वर है उसको एक्सेलरेशन तो दिख रहा होगा, इससे तुम भी सहमत हो, ऐसे डिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, इससे तुम भी सहमत हो। लेकिन t=0 पे इस ऑब्जर्वर को ये चार्ज क्या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा? अब इस ऑब्जर्वर को शुरुआत में ये चार्ज क्या इधर जाता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो फॉर दिस ऑब्जर्वर चार्ज वॉज एट रेस्ट, चार्ज वॉज एट, बट स्टिल ही इज फाइंडिंग दैट इट इज डिफ्लेक्टिंग इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। यस और नो? इस ऑब्जर्वर को जो मोशन दिख रहा है ये कैसे एक्सप्लेन करेगा? व्हाट कुड बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन? क्या मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है पॉसिबल एक्सप्लेनेशन? नहीं। मैग्नेटिक फोर्स तो कहता है क्यू भी क्रॉस बी। इस ऑब्जर्वर को इस चार्ज का इनिशियल वेलोसिटी ही 0 दिखा, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये आदमी बोलेगा कि इस चार्ज पार्टिकल पे लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा है? क्या लगा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। जो इस ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा था, इस ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक फोर्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फोर्स दिख रहा है t=0 पे। बाद में एक बार डिफ्लेक्ट हो गया, उसके बाद तो इसको भी वेलोसिटी दिखेगा, तब अलग बात है। शुरुआत की बात हम कर रहे हैं, हाँ या ना? डिस्कशन का निचोड़ क्या है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि एक फोर्स जो इस ऑब्जर्वर के लिए मैग्नेटिक है, इस ऑब्जर्वर के लिए प्योर मैग्नेटिक हो कोई जरूरी नहीं है। देयर इज ओनली वन फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। That force will be visible to you as electric force, pure electric force, or pure magnetic force, or combination of electric and magnetic force. That totally depends on कि तुम कहाँ से देख रहे हो, तुम कहाँ से देख रहे हो। मेरा बात समझ में आया? इतना बात एस.सी. वर्मा सर भी अपने बुक में एक्सप्लेन किए कि फॉर दिस ऑब्जर्वर द डिफ्लेक्शन का कारण इज मैग्नेटिक फोर्स, फॉर दिस ऑब्जर्वर डिफ्लेक्शन का कारण इज इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ तक हम सर का बात मान लिए क्योंकि सीनियर हैं, हमको समझ में आया कि हाँ यार इसको तो मैग्नेटिक फोर्स शुरुआत में नहीं दिखेगा, तय बात है। और सर का कहना था कि मैग्नेटिक फोर्स नहीं दिखेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स उसको दिखेगा। हम कह रहे हैं मेरा बात मान लो। अब मेरा सवाल है कि सर का बात हम क्यों माने? मतलब हमको एक्सप्लेन करके बताना होगा कि ये जो फोर्स इस ऑब्जर्वर के लिए ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए, ये एस.सी. वर्मा में भी दिया हुआ नहीं है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में। इसके बारे में आपको कभी सोचना चाहिए। बट यहाँ पे दो बात आप जरूर लिखेंगे। द फोर्स विच इज प्योर मैग्नेटिक फॉर ऑब्जर्वर 1 इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स फॉर ऑब्जर्वर 2। और फिर एक लाइन आप ये भी लिखेंगे कि देयर इज ओनली वन फोर्स एज फार एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इज कंसर्न, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वेदर
it is apparent as pure electric force or pure magnetic or combination of both. It depends on the frame of observer. Frame of इतना बात आपको लिखना पड़ेगा। बिहार बोर्ड वाले बहुत देर इंग्लिश में समझ आए, लिख लो। हाँ सुनिएगा, हमको देखना है मोशन ऑफ चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। एक दो छोटा छोटा बात करें। मान लिया जाए कि ये जो इलाका है, इस इलाका में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इस इलाका में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ठीक, बी, ओके। और एक चार्ज है, इसको हम लोग वेलोसिटी दे दिए v। एक चार्ज है कैपिटल Q, इसको वेलोसिटी दे दिए v। और हम मान ले रहे हैं कि एक और फील्ड है यहाँ पे। वो फील्ड कौन सा? ये जो क्रॉस से दिखा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। एक और फील्ड है, दैट फील्ड इज नीचे की तरफ है, मान लो दैट फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो नीचे की तरफ। अब तुम जरा हमको बताओ कि इस पे क्या क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा, क्या क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक तो मैग्नेटिक फोर्स करेगा क्यू भी क्रॉस बी, इस डायरेक्शन में क्यू भी लिख दें, क्रॉस प्रोडक्ट से तुमको डायरेक्शन पता चल ही गया, बी क्रॉस बी से, है ना। और एक और फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो कितना हो जाएगा Q इंटू ई, है ना। अब एक बात बताओ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये स्ट्रेट लाइन पे भी जा सकता है, ऊपर भी डिफ्लेक्ट कर सकता है, नीचे भी डिफ्लेक्ट कर सकता है ना। एक सिचुएशन ऐसा होगा कि जब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर हो। अगर ऐसा हुआ तो क्यू बी बी इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। कह ले तो भी बी बराबर ई हो जाएगा, या भी बराबर ई बाई बी हो जाएगा। अगर हम ऐसा दे दिए, इस इंस्टेंट पे अगर हम ऐसा दे दिए कि इफ इन गिवन सिचुएशन, इफ इन गिवन सिचुएशन भी इज इक्वल टू ई बाई बी, देन इस चार्ज के साथ क्या होगा, इस पर नेट फोर्स लगेगा, एफ नेट विल बी, देन नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो। हम ग्रेविटेशन वगैरह को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इज जीरो, एंड पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन, है ना। जो बात हम आपको बताएं इसी थियरी पर बेस्ड है एक इक्विपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। थोड़ा सा समझते हैं उसको। मान लीजिए कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं, ढेर सारे चार्ज पार्टिकल हैं, और उसका अलग अलग वेलोसिटी है। कोई 5 मीटर पर सेकंड, कोई 10 मीटर, कोई 20 मीटर पर सेकंड, कोई 50 मीटर पर सेकंड, कोई 5000 मीटर पर सेकंड, कोई 50,000 मीटर पर सेकंड, भिन्न भिन्न, ठीक है क्या। हमको इच्छा है कि इसमें से उस पार्टिकल को सेलेक्ट करें जिसका वेलोसिटी मान लो 50 मीटर पर सेकंड है ना। तो हम लोग जिस यंत्र का उपयोग करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी सेलेक्टर, या उसका थ्योरी ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव टू मेनी चार्ज पार्टिकल्स, ऑल आर मूविंग विद डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी। हमको इच्छा क्या है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाला पार्टिकल को जाने दे, अब बाकी सबको हटा दे वहां से, भीड़ से, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डिप्लॉय करेंगे अंदर की तरफ बी, ठीक है, और नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लॉय करेंगे, नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लॉय करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रखेंगे वो निर्भर करता है कि हम वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी वाला को सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम जो भी वेलोसिटी वाला को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो रखेंगे उसके लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि V बराबर E बाई बी को फॉलो करें।
है ना। अब यहां से हम पार्टिकल्स को भेजेंगे इस दिशा में, है ना। भिन्न भिन्न वेलोसिटी के पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल जिसका वेलोसिटी E/b के बराबर है, इट विल गो ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, और जिसका वेलोसिटी कम है, E/b से कम है, उसका मैग्नेटिक फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करेगा। इट विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, इट विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, है ना। मैं मान रहा हूं कि चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है क्या। इट विल डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। और अगर हम देखें तो जिसका वेलोसिटी E/b से ज्यादा है, उसमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इट विल डिफ्लेक्ट अपवर्ड। तो फिर ये पार्टिकल जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन पे जो पार्टिकल चलेगा, ये वाला जो पार्टिकल होगा, इसका वेलोसिटी E/b से ज्यादा होगा, इसका वेलोसिटी E/b से कम होगा। स्ट्रेट लाइन पाथ पे जो जाएगा उसको वो मतलब हम एक वेलोसिटी सेलेक्ट कर लिए, वो सारे पार्टिकल हमको चाहिए था जिसका वेलोसिटी कुछ हो E/b के बराबर। इज दैट ओके। सो वेलोसिटी सिलेक्टर इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इज दैट ओके। ये बात भी लिख